हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम के पिछले लेक्चर के बाद अभी तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्चुअली। ओके, साथ ही साथ अभी आपको मालूम चला होगा कि फॉर इक्विलिब्रियम टू बी अचीव्ड व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड। तो क्या होता है वो? यस, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम देन वी कैन अचीव द इक्विलिब्रियम अर्लियर। तो ओपन सिस्टम में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इन केस ऑफ अ क्लोज सिस्टम एज वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आल्सो, when we keep in a closed system then we are getting here the reversible reaction, and when the reaction is reversible at that time chemical equilibrium can be achieved earlier। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था। यस, द एग्जांपल वाज नथिंग बट द ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड हियर आल्सो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। दूसरा वाला जो एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। देखिए आजकल फ्रिज का होना बहुत कॉमन सी बात है, हर किसी के घर में आजकल फ्रिज होता ही है। ठीक है, तो ये फ्रिज एक्चुअली काम कैसे करता है? यस, डू यू नो द फ्रिज इट आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो होता है इक्विलिब्रियम, वी कैन से here exists the thermal equilibrium, so it works on the principle of thermal equilibrium। आपको तो आइडिया होगा इस बात का कि whenever hot body or hot object it is placed near the cold object then there is a flow of heat from the hot body to the cold body, or I will say here from the hot object to the cold object। Yes, so heat always flow from higher temperature to the lower temperature। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ, यस, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या है वो? When a hot body is kept near the cold body, or I will say when the hot object is placed near the cold object, then heat flow always takes place from the higher temperature to the lower temperature, and this flow of heat it will be continued till the temperature of both of the objects will become same। okay? इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे चलता है फ्रिज का वर्किंग। चलिए देखते हैं कैसे होता है वर्किंग इसका। फ्रिज में जो भी होता है लिक्विड दैट इज नोन एज अ रेफ्रिजरेंट, ये होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है, यू नो दैट। नाउ सी दिस रेफ्रिजरेंट इट इज पास थ्रू द कंप्रेसर। देखिए it is present in a liquid form। okay, now see when this compressor it is when the liquid is passed through the compressor then compressor मालूम यहाँ पे क्या करेगा? it will compress that refrigerant। ठीक है, that's why here यहाँ पे pressure होगा increase, you know that, but pressure is directly proportional to temperature। ये आपको पता है अभी, बिकॉज स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही यहां पे प्रेशर बढ़ेगा बाय द हेल्प ऑफ द कंप्रेसर, क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा। एंड नाउ हियर वी कैन सी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। ओके, तो ये जो यहां पे वेपर्स फॉर्म होंगे दैट वेपर्स दे विल गो टू कंडेंसर। आपको पता है क्या होता है कंडेंसर? कंडेंसर वेपर को क्या करेगा? कंडेंस करेगा, मींस कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड स्टेट। तो ये होता है कंडेंसर का काम। क्या करेगा वो वेपर्स को कूल करेगा
और इससे फिर क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा. सो एट दैट टाइम कंडेंसर ऑल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. शायद इसलिए आपने देखा होगा वाई कंडेंसर इज वेरी वेरी हॉट टू टच. तो ये जो है दिस इज नथिंग बट हीट रिलीज फ्रॉम द लिक्विफिकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट. तो देखिए यहां पे ये जो कंडेंसर रहेगा ये क्या करेगा होता है, ये हीट को बाहर निकालेगा. एंड दैट्स व्हाई नाउ यू कैन सी अगेन द रेफ्रिजरेंट इट विल फ्लो टू द नेक्स्ट डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन वॉल्व. देखिए जो काम है कंडेंसर का, उसने मालूम है यहाँ पे क्या किया, उसने वेपर्स को कंडेंस किया और फिर यहाँ पे पता है क्या हुआ, अभी ये जो आएगा रेफ्रिजरेंट ये आएगा एक्सपांशन वॉल्व में. कंप्रेसर का उल्टा होगा एक्सपांशन, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा रिड्यूस. तो प्रेशर यहाँ पे अगर होता है रिड्यूस, प्रेशर जैसे ही यहाँ पे कम होगा तो टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम ही होगा. सो टेम्परेचर विल आल्सो डिक्रीज. ठीक है. और देखिए जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा देन द रेफ्रिजरेंट इट विल बी अ वेरी कूल लिक्विड. ठीक है. तो ये जो है नाउ सी एज आई टोल्ड यू प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो प्रेशर बढ़ने से अगर बढ़ता है टेम्परेचर तो यहाँ पे प्रेशर के कम होने से टेम्परेचर भी कम होगा उस लिक्विड का. और फिर यहाँ पे जो लिक्विड होगा दैट लिक्विड इज नाउ वेरी वेरी कूल लिक्विड. नाउ दैट रेफ्रिजरेंट इट विल कम टू द इवेपोरेटर. और ये जो होता है फिर वो कूल लिक्विड ये इवेपोरेटर से हीट को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा by this principle, because heat is always flowing from the hot object to the cold object. अभी यहाँ पे ये जो होता है evaporator, it will absorb the heat from the objects kept in the refrigerant. बहुत सारी चीजें हम लोग जो रखते हैं फ्रीज में, तो उसमें से जितना भी हीट है वो हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा इवेपोरेटर. और फिर उस इवेपोरेटर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये काम करेगा रेफ्रिजरेंट. और फिर वापस यहां पे जो होता है कूल लिक्विड इसके बन जाएंगे वेपर्स. आ रहा है समझ में? इट्स अ वेरी सिंपल. नाउ यू कैन सी हियर हीट फ्लोइंग इन फ्रॉम द रीजन टू बी कूल. तो जो भी चीज हम यहाँ पे रखेंगे फ्रीज में जो हमें ठंडा करके रखना है, कोई भी खाना अगर है तो ये सब चीजें, तो इनको मतलब यहां से हीट फिर एब्सॉर्ब किया जाएगा. हियर नाउ द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज इट कैन बी अप्लाइड. तो यहां से जो भी रहेंगे ऑब्जेक्ट्स हमने फ्रिज के अंदर जो रखे हैं, यहां का हीट एब्सॉर्ब करने के बाद इट विल गो टू द इवेपोरेटर एंड फिर फ्रॉम द इवेपोरेटर दैट रेफ्रिजरेंट इट विल अगेन विड्रॉज हीट. वो उसमें से हीट को निकाल लेगा. ऑब्वियसली देन दैट refrigerant, I mean that liquid, it will again change to vapor state. ठीक है. तो फिर यहां पे जैसे ही ये जाएगा थ्रू द कंप्रेसर, फिर क्या होगा, अगेन द सेम प्रोसेस विल टेक्स प्लेस. at most of these steps where there is the exchange of heat takes place, at every step equilibrium will be achieved. अंडरस्टैंड. सो इस तरीके से इसी प्रिंसिपल के बेस पर चलता है रेफ्रिजरेटर का काम. ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट द डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन आई विल प्रोवाइड यू ऑन योर ग्रुप्स. ठीक है. चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक अभी यहाँ पे दिया है हमें देखना है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर देयर एंड इट इज नथिंग बट नाउ वी हैव टू सी इक्विलिब्रियम इन द फिजिकल प्रोसेस. The next topic is here equilibrium in in physical process. देखिए
तो जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि कंप्रेसर में हम लोग रखेंगे उस रेफ्रिजरेंट को, ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट इन अ वेपर फॉर्म। तो जैसे ही यहाँ पे वेपर फॉर्म होंगे और ये फिर उसका रिसाइकलिंग होता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ सी द इक्विलिब्रियम इन द फिजिकल प्रोसेस, वी हैव टू सी द concept. You know that when the hot liquid is kept in this flask, आपको याद होगा हाल ही में हमने जब चैप्टर को लिया था स्टेट्स ऑफ मैटर को, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से फॉर्म होता है वेपर प्रेशर। सो यू नो दैट द सेम कंसेप्ट वी हैव टू अप्लाई हियर। Liquid is present here and all that liquid molecules, they have strong intermolecular forces of attraction, but at the same time we can say these molecules, you know, when the heat is given to them, then there is an increase in the kinetic energy and some molecules at the surface, they will escape in the surrounding in the form of vapors. तो जो भी यहाँ पे सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे लिक्विड के, उनका क्या होगा, बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी। तो इससे क्या हो जाएगा, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस, दे विल चेंज टू द वेपर फॉर्म एंड दे विल एस्केप इन द सराउंडिंग, इजंट इट। लेकिन सोचो अगर ये फ्लास्क हमने इसको क्लोज कर दिया तो फिर यहां पे क्या होगा, यस, now do you know this is known as the closed system। तो ये जो यहाँ पे मतलब मॉलिक्यूल्स रहेंगे ऊपर के, ये तो ऊपर आ जाएंगे लेकिन बाहर जाने की जगह नहीं इनके लिए, तो फिर ऐसे इस पूरे एम्प्टी स्पेस में ये वेपर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। आपको पता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। So at the start there is the process of evaporation only. After some time this will be rapid and then you know ये जो molecules यहाँ पे present हैं which are present in a vapor state, after some time their energy will lose and they will again fall back. They will again fall back in the liquid क्योंकि इनकी जो energy है ये loss हो गई और फिर ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स है वापस एक बार कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल चेंज टू गैसियस मॉलिक्यूल्स और वेपर मॉलिक्यूल्स, एंड कंडेंसेशन प्रोसेस इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ दैट वेयर वेपर मॉलिक्यूल्स विल चेंज अगेन टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आफ्टर सम टाइम यू कैन सी द रेट ऑफ इवेपोरेशन, the rate of evaporation will be equal to the rate of condensation. Rate of condensation, isn't it? At that time, you know, there is the existence of vapor pressure. The pressure exerted by the vapors of the liquid when the rate of evaporation is equal to the rate of condensation is known as vapor pressure. Vapor pressure की concept तो हमने previous chapter में देखी है। So here we can say there is also presence of yes physical equilibrium। और ये जो इसका पहला एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये जो आएगा इक्विलिब्रियम, ये कहां पे आएगा, इन बिटवीन द लिक्विड एंड द गैस। सो लिक्विड जो है इट कैन चेंज टू द गैसियस स्टेट, आई मीन द वेपर स्टेट, ओके, एंड गैसेस आई मीन द वेपर्स, अगेन आई विल राइट हियर वेपर्स, ठीक है ना, गैसेस आई मीन वेपर्स दे विल अगेन चेंज टू लिक्विड। तो यहाँ पे भी एक तरह का क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है एग्जिस्ट। दिस इज नोन एज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम और ये है लिक्विड और गैस टाइप का एग्जाम्पल। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन गिव
and this example is nothing but for the liquid vapor equilibrium. So I will write here, this is the first type only, liquid vapor equilibrium. ठीक है. सो फिजिकल इन द सेंस यहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. आपको पता है क्या होता है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. If you see properly, there is no chemical reaction involved here. That's why I'm saying it's nothing but the physical only. ठीक है. In case of chemical reaction, जैसे आपको याद होगा कैल्शियम कार्बोनेट का हुआ था डिकम्पोजिशन, तो जैसे ही CaCO3 का होगा डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पे क्या होगा, CaCO3 it will decompose to form calcium oxide and carbon dioxide. तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन हो रहा है. सो अगर ये हम लोग करेंगे क्लोज सिस्टम में तो आपको पता है कि किस तरीके से हमें मिलता है रिवर्सिबल रिएक्शन. ओके, बट आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रोसेस एंड द केमिकल प्रोसेस ओनली. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक. ओके, एक्चुअली ये आपका मतलब टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है, बट इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक दैट यू हैव टू स्टडी दिस सिस्टम. मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप थोड़ा और वीडियो देख लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ठीक है. Now let's see equilibrium in the physical process and the different examples of that. इसमें से पहला हम लोग भी ले रहे थे जो है लिक्विड वेपर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. पिछले एग्जांपल में अगर हमने यहाँ पे लिया वाटर को, तो यू नो दैट H2O प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट विल फॉर्म H2O gaseous state, or we can say here vapors. At equilibrium, the pressure exerted by the gaseous water molecules at constant temperature is called equilibrium pressure, or we can say here saturated प्रेशर और वेपर प्रेशर. ठीक है. या फिर इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सीधा सीधा एक्वस टेंशन. ये आपको पता है रिगार्डिंग इन केस ऑफ वाटर. फॉर एग्जांपल यू नो दैट सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर for water is 1.013 बार, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर एट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो ये जो है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर फॉर वाटर, ये बिल्कुल यहां पे फिक्स होगा. एंड व्हेन इट विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है नॉर्मली, तो हम इसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट. क्या है मतलब इसका? अगर आपको याद होगा क्या है डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो वही तो मैंने यहां पे कहा है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1.013 बार, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर. और आपको पता है कि दैट इज नथिंग बट द बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई आई विल से हियर. ओके, बॉइलिंग पॉइंट यहां पे जो है वाटर का, ये होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस. इस तरीके से सैचुरेटेड वेपर प्रेशर
किसी भी लिक्विड का जब भी इक्वल हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर के साथ, देन वी कैन कॉल इट एज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखिए, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है वाटर का, ये है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और अगर हमने यहाँ पे लिया होता अल्कोहल, आई मीन इथाइल अल्कोहल का, तो इथाइल अल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट ये होना चाहिए 78 डिग्री सेल्सियस। या सिंपल डेफिनेशन आई टोल्ड यू, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is equal to atmospheric pressure is called as a boiling point। तो ये जो है कंसेप्ट अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट यस सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। What is the example of this type? If we take here the flask in which we kept, suppose here, yes, some of the ice cubes along with water, और अगर ये फ्लास्क पूरी तरीके से अगर क्लोज है, और आई विल राइट हियर perfectly thermally insulated अगर है, मतलब यहां से ना तो हीट अंदर आना चाहिए ना बाहर का हीट अंदर आना चाहिए। आई मीन टू से हियर देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे? नाउ सी, आइस प्लस वाटर, इफ वी कीप हियर आइस प्लस वाटर at the temperature 273 Kelvin, at that time we can say here, yes, solid, that is nothing but the ice, is in the equilibrium with water. So we can say here this is an example of a solid liquid type of equilibrium। इसी को हम लोग H2O solid and H2O लिक्विड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम मिलेगा। बट कंडीशंस अप्लाइड क्या है वो? ये जो होता है दिस फ्लास्क, इट शुड बी परफेक्टली थर्मली इंसुलेटेड, सो दैट, क्योंकि अगर बाहर से हीट अंदर आएगा तो आइस मेल्ट हो जाएगा, और जो आइस है प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट दैट विल आल्सो चेंज टू लिक्विड स्टेट, and the liquid will now become homogeneous. Only one phase will exist, that is nothing but liquid। तो ये है इसका next example। Now the third type of system जो है, it is nothing but yes solid vapor equilibrium। बट फॉर दैट आई नीड सम स्पेस। ठीक है, तो मैं अभी इसको रब करूंगा। आई जस्ट थिंक दैट यू शुड नोट डाउन दिस थिंग्स, आल्सो नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हमने 2 बार लिखा है मेरे ख्याल से, तो देखिए आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू राइट दिस थिंग। नाउ द नेक्स्ट इज हियर सॉलिड वेपर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड फॉर दैट सपोज, चलिए हम लोग यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि ये है एक फ्लास्क, एंड इन दैट फ्लास्क सपोज kept here some of the iodine crystals। ये है इसका कॉर्क, okay, and suppose if we kept here some of the iodine crystals,
Okay, and now see the flask is closed. When we place some of the iodine crystals here, iodine के यहाँ पे क्या रखे हैं हमने, crystals. After some time you can see there is a formation of violet color vapors. violet color है इसलिए मैं इसके ब्लू कलर से यहाँ निकाल रहा हूँ, आप यहाँ पे समझ सकते हो चीज को. So when we place here some of the iodine crystals inside this closed container, then you can see there is a formation of violet color vapors. So I will add here violet colored vapors. Obviously these are nothing but the vapors of iodine. After some time the intensity of this color it will be stable. ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ? Here also exist the equilibrium. यहाँ पे जो आयोडीन है, I mean उसके crystals, I2 present in a solid state, it will form the equilibrium with the iodine vapor. So I will add here I2 gaseous. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा equilibrium. The reason is that after some time we are getting the stable intensity of the color. The reason is that जो भी यहाँ पे vapors form होंगे, that vapors they will also condense back directly into solid state. आपको पता होगा क्या होता है the phenomenon of the sublimation or the process of sublimation. The phenomenon, or I will write here the property of some solids to change directly into its vapors, without going in liquid state. The property, or we can say the phenomenon of some solids to change directly into the vapor state or gaseous state without going in a liquid state, this is known as a sublimation. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वेपर्स फॉर्म होंगे आयोडीन के, दे विल अगेन कंडेंस बैक हियर टू द आयोडीन क्रिस्टल्स, एंड दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. द इंटेंसिटी ऑफ द कलर it will nothing but indicates the presence of equilibrium between the iodine solid and the iodine vapors. ठीक है, तो ये है इसका थर्ड वाला एग्जांपल. Now we have to see the equilibrium in saturated solution. See, for this I will suggest you one thing only. सिंपल सा ये है एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे करेंगे. Take some amount of water and in that I will say here take a minimum amount of water I will say, and in that water we have to add here some amount of sugar. इससे पहले I will give you some more examples of this type of equilibrium. इसमें ये है first example. Other example you must be knowing is of camphor. Camphor तुम्हाला माहिती काय असतं? कापूर. Camphor present in a solid state will change to camphor in a gaseous state. So this is also one more substance here. ठीक है, and the third example, ammonium chloride having the formula NH4Cl solid can establish equilibrium with the ammonium chloride vapors. So I will write here G. So these are the two more examples of this type we can give. तो देखिए, अगर हमने यहाँ पे वाटर लिया और हम इसमें शुगर को ऐड कर रहे हैं, at the same time we have to also stir it properly with the help of proper
you know, sugar, and you know sugar will get dissolved in water. जैसे ही हम शक्कर को पानी में मिलाएंगे वो क्या होता रहेगा, डिजॉल्व होता रहेगा. एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसमें हमने शुगर ऐड करने के बाद वो शुगर डिजॉल्व नहीं होगा. एट दैट टाइम यू हैव टू हीट द वाटर, आई मीन दिस सॉल्यूशन. जैसे आप इसको हीट करोगे यू विल सी दैट मोर अमाउंट ऑफ शुगर इट विल गेट डिजॉल्व इन द वाटर. ठीक है. द इंस्टेंट विल कम where no more amount of sugar will further dissolve in the water, that is known as a saturated solution. तो क्या है definition of the saturated solution? I will write here saturated solution. The solution in which no more amount of solute is further dissolved at a given temperature, is called, yes, saturated solution. जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट हम लोग ऐड नहीं कर सकते. इस एग्जाम्पल में शुगर है सोल्यूट एंड वाटर इज नोन एज सॉल्वेंट. इनसे जो बनेगा कुछ देर के बाद ये बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ देखिए शुगर को ऐड करने के बाद एज आई टोल्ड यू एट सम मोमेंट वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ शुगर इज फर्दर डिजॉल्व, जिसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन याद रखिएगा इट इज नथिंग बट एट हायर टेम्परेचर. अभी आपको बस एक काम करना है, अभी आपको उस सॉल्यूशन को कूल करना है. जैसे ही आप उसे कूल करोगे यू विल अगेन फाइंड द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स ऑफ द शुगर दे विल अगेन अपीयर. तो यहां पे भी एक तरीके का होता है इक्विलिब्रियम. आई विल राइट हियर शुगर प्रेजेंट इन एक्वस स्टेट. यू नो दैट एक्वस मतलब क्या होता है, पानी का सॉल्यूशन. इट विल फॉर्म द इक्विलिब्रियम विथ sugar present in a solid state. और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं the rate of dissolution of sugar will be equal to the rate of crystallization of sugar. So here again there is a equilibrium will establish between the sugar solution and its solid state. Okay, so this is the example of equilibrium in the saturated solution. You can take the same example for common salt also. ठीक है. So note down these things properly in your notebook. बस हमें यहाँ पे समझना है जितनी ज़्यादा हम यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पे शुगर डिसॉल्व होगा, उतना ही ज़्यादा शुगर मतलब आपको बाद में मिलेगा आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन. डू यू नो इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज नोन एज अ क्रिस्टलाइजेशन. इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में, लेकिन कुछ चैप्टर्स के बाद मतलब. ठीक है. नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपर्ली. Now let's see the concept of equilibrium in a chemical process. Students, समझो अगर हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन कराया किसी भी क्लोज फ्लास्क में, at that time
यू नो दैट इट इज ऑब्जर्व दैट 100% जो हमें मिलता है प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलेगा. सो द रीजन इज दैट you know when the reaction is carried out in a closed container, at that time reactants they will react together to form the products. At the same time जो भी होगा प्रोडक्ट ये भी हो जाएगा डिकम्पोज और आपको मिलेंगे रिएक्टेंट. इस तरीके से यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन. इसीलिए यहाँ पे हमें कभी भी 100% प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. ओके. In such a kind of reactions, when I told you if the system is closed, the concentrations of the reactant and product they remains constant. At that time, the rate of forward reaction as well as rate of backward reaction both will be equal. We can say chemical equilibrium is reached. क्या कहा मैंने? When the rate of forward reaction and the rate of the backward reaction both will be equal and the concentrations of the reactants as well as products do not change with the time, at that time we can say chemical equilibrium यहाँ पे हमें मिलेगा. ठीक है. अभी देखिए एक एग्जांपल अपने बुक में जो दिया है. Suppose we have taken this flask here and in this flask suppose we have taken here N2O4. N2O4 जो है होता है कलरलेस गैस. आफ्टर सम टाइम यू कैन सी N2O4 it will change to NO2 gas which is having the reddish brown color. ठीक है. तो जो पहले गैस था कलरलेस गैस, आफ्टर सम टाइम यू कैन सी देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ N2O4 into NO2. Being the color of NO2 is reddish brown, the flask you can see I have shown here with a red pen. मेरे पास तो नहीं है reddish brown color and that's why. तो ये जो फ्लास्क यहाँ पे है यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ NO2 that is nothing but having reddish brown color, but the reaction is reversible as I told you. तो कलरलेस से ये बनेगा पहले रेडिश ब्राउन, आई मीन N2O4 से फॉर्म होगा यहाँ पे NO2, बट NO2 इट विल अगेन डिकम्पोज. ओके. और यहाँ पे वापस यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और मिलेगा N2O4 जो कि है कलरलेस. आफ्टर सम टाइम द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इट विल बी स्टेबल जो भी होती है यहाँ पे. एट दैट टाइम वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम इज रीच. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं. सो क्या होता है इक्विलिब्रियम हियर? यस, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द स्टेट at which rate of forward and backward reaction, or I will say reverse reaction, will be equal and the concentrations of reactants and products do not change or will remain constant with time. It's called chemical equilibrium. So here is also chemical equilibrium exists between N2O4 as well as NO2. NO2 is having reddish brown color and N2O4 is colorless. देखिए, तो हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए एक बात, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इनके कॉन्सेंट्रेशंस फिक्स रहेंगे and they are called as equilibrium concentrations. The concentrations of the reactants and products are called as equilibrium concentrations. ठीक है. देखिए और एक एग्जांपल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, that is nothing but here the formation of, first of all we will say here the dissociation of HI, hydrogen iodide. तो ये जो है HI जो कि होता है कलरलेस गैस, जब हम इसका I will write here
colorless gas. When it will dissociate, it will form here H2 gaseous plus I2 gaseous. तो जैसे ही हम इस रिएक्शन को कैरी करेंगे, मतलब in a closed vessel, at that time you know that this kind of a chemical equilibrium it is achieved when the flask is closed. So this is also we have to do in a closed vessel. तो ये है HI जो कि है कलरलेस गैस. इसको अगर हमने लिया क्लोज फ्लास्क में, तो एट द स्टार्ट यू विल सी हियर द वॉयलेट कलर वेपर्स, एंड ऑब्वियसली वॉयलेट कलर यहाँ पे जो है इट इज बिकॉज ऑफ द आयोडीन. सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या रहेगा, वॉयलेट कलर यहाँ पे एट द स्टार्ट हमें मिलेगा. After some time you can see here the intensity of violet color, it will decrease. देखिए, and at the end we can see after some time there is concentration of H2, concentration of I2 as well as concentration of HI will remain constant. ये है इसके लिए सिंबल, the square bracket indicates here molar concentration. इन्हें हम लोग यहाँ पे बोलेंगे. इसका मतलब होता है number of moles present per liter. यह होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो कुछ देर के बाद आपको दिखाई देगा कि तीनों के कॉन्सेंट्रेशंस बिल्कुल सेम है, ना तो वो होंगे इंक्रीज ना ही होंगे वो डिक्रीज आफ्टर एनालाइजिंग द रिजल्ट्स. तो देखिए व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हियर. तो पहले हमें मिलेगा वॉयलेट कलर, इट इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा आयोडीन गैस, इसका कलर होता है वॉयलेट. But after some time reversible reaction will take place. I mean reverse reaction यहाँ पे होगा. तो आयोडीन का जो यहाँ पे वेपर से it will again form HI. That's why here the intensity of the violet color it will decrease और आपको वापस थोड़ा सा क्या मिलेगा, यहाँ पे HI मिलेगा. And after certain time interval on analysis of the results we can see there is the concentration of H2, I2 as well as HI, it will remain constant. This indicates here the chemical equilibrium is reached. अगर देखिए इक्विलिब्रियम अगर आना है तो वो किसी भी डायरेक्शन में से आ सकता है, आई मीन फॉरवर्ड या फिर रिवर्स. इसी रिएक्शन को अगर हमने रिवर्स करके लिखा, आई मीन H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस, तो क्या होगा यहाँ पे, यस नाउ यू कैन टेल इट. देखिए आयोडीन के जो है यहाँ पे वेपर्स H2 इज कलरलेस, बट आयोडीन जो होगा इसका कलर यहाँ पे कौन सा होगा, वॉयलेट होगा. आफ्टर सम टाइम यू कैन सी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस गैस अगेन. और क्या होगा फिर बाद में, पहले हमने यहाँ पे H2 और I2 को लिया तो कलर हमारे पास कौन सा है, इट्स अ वॉयलेट कलर, बट इट विल डिसोशिएट, कलर विल बिकम फेड, एंड देन आफ्टर सम टाइम देखिए जो कलर यहाँ पे फेड होगा ये होगा बिकॉज ऑफ द HI गैस. ओके, बट एज आई टोल्ड यू द रिएक्शन इज रिवर्सिबल. तो HI जो है वापस यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, वॉयलेट. एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मोर टाइम व्हेन वी एनालाइज द रिजल्ट्स प्रॉपरली, तो हमें दिखाई देगा कि ठीक ऐसे ही क्या होंगे, तीनों के जो है कॉन्सेंट्रेशंस दे विल रिमेन सेम and they are known as the equilibrium concentrations. ठीक है, note down these things properly in your notebook. देखिए ये रिएक्शन में हमें किस तरीके से मिलेगा इक्विलिब्रियम अगर जानना है तो हमारे पास ये ग्राफ है. यू नो दैट स्टार्टिंग में हमने लिया था N2O4 को. सो द concentration of N2O4 will be highest. So as the time will progress, the concentration of N2O4 it will go on decreasing. So I will write here
पहले यहाँ पे ये हाई है, देन आई हैव टू शो हियर बाय दिस वे, कुछ इस तरीके से। ये है यहाँ पे N2O4 के लिए ग्राफ, ठीक है। ये है इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर। N2O4 इनिशियली में क्या था, इट वाज हैविंग द हायर कॉन्सेंट्रेशन, बट एज द टाइम विल प्रोग्रेस concentration will decrease and at the equilibrium it will remain constant। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे NO2 की, तो at the start जैसे ही हमने यहाँ पे N2O4 फ्लास्क में लिया, at the initial I mean at the zero moment, मतलब पहले सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल NO2 नहीं होगा, so the concentration of NO2 will be zero। तो हम इसके लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए as the time will progress, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, N2O4 होने लगेगा डिकम्पोज, और फ्रॉम N2O4 वी आर गेटिंग NO2। तो स्टार्टिंग में ये हम शुरू करेंगे फ्रॉम 0 फॉर NO2 एंड देन slowly its concentration will go on decreasing and decreasing and then will remain constant। You can see here I have to show here constant, that's why I will show here with the straight line। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये हमने निकाला है फॉर NO2, ओके। एंड एट दिस मोमेंट इफ यू सी द कॉन्सेंट्रेशंस, yes they are known as equilibrium concentrations, जो कि बिल्कुल कैसे है, कांस्टेंट है। इसके बाद अगर देखोगे their values will remain constant। initially NO2 was absent, इसलिए हमने शुरू किया है 0 से। initially N2O4 was having higher concentration, but as the reaction will proceed, concentration of the reactant will decrease and the concentration of the product it will slowly increase, okay। so in this way we can mention what is the मीनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इस स्टेज पे मिला है यस केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या करना है, और क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो टिल दैट टाइम I will say again goodbye and see you in the next lecture.